हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कबीर और आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूल्यांकन और मापन का सेकंड पार्ट को देखेंगे। अगर अभी तक आपने मूल्यांकन और मापन का पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले मूल्यांकन और मापन में अंतर को देखेंगे। तो आपको बता दें कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चों की अधिगम उपलब्धि का स्तर पता चलता है, उसी को मूल्यांकन कहा जाता है। मतलब मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा हम यह ज्ञात करते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा है। इसीलिए यह कहा जाता है कि मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इसमें बच्चे पढ़ाई से लेके बाकी चीज़ें, चाहे वो शैक्षिक चीज़ें हों या सह शैक्षिक चीज़ें हों, सारी चीज़ों का जांच किया जाता है। जैसे बच्चा पढ़ने में कैसा है, खेलने में कैसा है, म्यूजिक में कैसा है, डांस में कैसा है, संवाद में कैसा है, ये सारी चीज़ें जिस प्रक्रिया के द्वारा पता की जाती हैं उसी को मूल्यांकन कहते हैं। तो इसमें इतने सारे प्रक्रिया आ जाती हैं, इतनी चीज़ों की जांच हो सकती है, इसीलिए कहा जाता है कि मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। और मापन प्रक्रिया के द्वारा बच्चों के किसी एक गुण का मापन होता है, मेजरमेंट होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा बच्चों के लिए कोई एक अंक का निर्धारण कर दिया जाता है, क्योंकि मापन है तो मापन में अंक का निर्धारण जरूर होगा कि बच्चा जो है 10 में से कितना अंक पाया, 100 में से कितना अंक पाया। जैसे मान लीजिए अगर बच्चों की परीक्षा हुई और परीक्षा के बाद बच्चों का जो रिजल्ट आया कि जो है उन्होंने टोटल में से कितने मार्क्स पाए या फिर उनका जो है कितना परसेंटेज है, तो ये जो मार्क्स दिखाना, परसेंटेज दिखाना, ये मापन प्रक्रिया के दौरान आता है। बढ़ते हैं आगे। मूल्यांकन मापन के बाद होता है। मतलब जो मापन है वो मूल्यांकन में सहायता करता है, क्योंकि बच्चों का अगर उनका परीक्षा के बाद रिजल्ट आ गया है तो टीचर को मूल्यांकन करने में आसानी होगी कि हाँ बच्चा शिक्षा में कैसा है, और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को तो वो मूल्यांकित करेगा ही। और इसीलिए पहले मापन किया जाता है, उसके बाद मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि मूल्यांकन में मापन एक जो है डेटा का काम करता है। क्योंकि मूल्यांकन की प्रक्रिया में बच्चे के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, इसीलिए मूल्यांकन के बाद एक भविष्यवाणी की जा सकती है कि बच्चा क्या है और इसका विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। लेकिन मापन में किसी एक गुण या चर का मापन किया जाता है, इसीलिए मापन प्रक्रिया के द्वारा बच्चों के लिए भविष्यवाणी करना संभव नहीं होता है। तो बढ़ते हैं आगे। मूल्यांकन स्थिति आधारित होता है। मतलब मूल्यांकन की प्रक्रिया में कोई एक स्थिति रहती है जिसमें बच्चों का विभिन्न जो है प्रक्रियाओं के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, और मापन प्रक्रिया सिर्फ अंक निर्धारित प्रक्रिया है, इसमें बच्चे के लिए अंक का निर्धारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मूल्यांकन में घटना तथा तथ्य का मूल्य ज्ञात किया जाता है। मतलब अगर कोई घटना है, कोई इवेंट है, तो उसके लिए क्या उसका वैल्यू है वही ज्ञात किया जाता है मूल्यांकन की प्रक्रिया में। लेकिन जो मापन है, मापन में घटना तथा तथ्य के लिए जो विभिन्न परिणाम आते हैं, जो रिजल्ट आते हैं, उनके लिए कोई प्रतीक निश्चित किए जाते हैं। मतलब जो रिजल्ट आया है उसके लिए कोई नंबर या कोई प्रतीक या फिर कोई परसेंटेज निर्धारित कर दिया जाता है। तो यह था मापन और मूल्यांकन में अंतर। और आइए अब सतत और व्यापक मूल्यांकन के महत्व को देखते हैं। तो ये जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, ये बच्चों के शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक दोनों पक्षों के मूल्यांकन के लिए उपयोगी होता है। मतलब जो ये आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन है,
यानी कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो होता है वो बच्चे मतलब पढ़ाई में कैसे हैं और पढ़ाई के अलावा जो गैर शैक्षिक चीज़ें होती हैं जैसे गेम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, ये सारी चीज़ों का ये जो दोनों पक्ष हैं इन दोनों पक्षों का मूल्यांकन कहाँ होता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन में। और शिक्षार्थियों की कमजोरी को पहचान कर उसका निदान बताया जाता है। मतलब अगर बच्चों का मूल्यांकन हो रहा है तो वहाँ पे देखा जाता है कि बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आ रही, कहाँ पे वो कमज़ोर है, कहाँ पे उसको समस्या आती है। उस समस्या का पहले पहचान किया जाता है, उसको पहचान करने के बाद उस समस्या का फिर निदान किया जाता है अलग अलग मेथड्स के द्वारा। और बच्चों की उपलब्धि स्तर को निरंतर बनाए रखने एवं ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करता है। मान लीजिए जब बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उसकी जो उपलब्धि है, जो उसके अचीवमेंट्स हैं, उसको निरंतर यानी कंटिन्यूअस रूप से अच्छा बनाए रखने के लिए और ऊंचा उठाए रखने के लिए जो मूल्यांकन प्रक्रिया है वो प्रेरित करती है। और साथ ही उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग कर शिक्षार्थियों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। मतलब कल आपको हम तो पढ़ाए ही थे उपचारात्मक शिक्षण विधि, तो उसी शिक्षण विधि का प्रयोग करके शिक्षार्थियों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। और इस प्रकार बच्चों के यानी शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। मतलब ये जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है ये शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास मतलब बच्चों के समग्र विकास, बच्चों के सभी पक्षों के विकास पर बल देता है। तो बढ़ते हैं आगे और आइए अब देखते हैं ये सतत और व्यापक मूल्यांकन की कुछ तकनीकें हैं। तो इनमें जो सबसे पहली तकनीक है वो है साक्षात्कार। साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू कहा जाता है। तो इंटरव्यू में बहुत सारे प्रश्न पहले से डिसाइड रहते हैं और कुछ प्रश्न तुरंत ही पूछे जाते हैं जिससे बच्चों के द्वारा प्रश्न कर करके उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाता है और इस प्रकार बच्चों का मूल्यांकन हो जाता है कि बच्चों को क्या चीज़ कितना आता है, उनकी किस चीज़ को लेके कितनी समझ है। अगला जो टाइप है वो है निरीक्षण करना। निरीक्षण में टीचर बच्चे की एक्टिविटीज़ को निरीक्षण करता है, ऑब्जर्व करता है और फिर वो एक रिजल्ट पे पहुंचता है कि बच्चों को कहाँ पे क्या समस्या है, कहाँ पे क्या उसको पढ़ाना है। साथ ही अगला जो है वो है दत्त कार्य। मतलब दत्त कार्य दिया गया कार्य जो बच्चों को होमवर्क दिया जाता है उसके भी द्वारा बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। अगला है पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो के द्वारा बच्चों की जो प्रोग्रेस है, उन्नति है, उसकी एक फाइल बनाई जाती है, एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें उसके सारे पक्ष शैक्षिक गैर शैक्षिक ये समझ लीजिए कि बच्चों के कारनामों का वो कच्चा चिट्ठा होता है। बच्चा कैसा है क्या है सारी रिपोर्ट बनाई जाती है पोर्टफोलियो के अंतर्गत। और अगला जो है वो है चेक लिस्ट। चेक लिस्ट में एक जो है लिस्ट बनाई जाती है और उसके बाद उसमें जो है कई ढेर सारे पॉइंट रहते हैं और फिर बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है उस चेक लिस्ट के द्वारा। और अगर मान लीजिए किसी चीज़ में बच्चा सही है तो वहाँ पे यस कर दिया जाता है चेक लिस्ट में। अगर वो गलत है मतलब बच्चे को वो चीज़ नहीं आती है, नहीं समझ में आता तो उसको नो कर दिया जाता है। तो इस प्रकार चेक लिस्ट के द्वारा मूल्यांकन होता है। और अगला और लास्ट है परीक्षण। परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट। तो टेस्ट में आप तो जानते ही हैं बच्चे के जो एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, उनके द्वारा भी मूल्यांकन होता है। तो बढ़ते हैं आगे। आइए अब हम लोग प्रश्नों के प्रकार को देखते हैं। तो प्रश्न मेन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है MCQ, ठीक है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, या फिर जो ट्रू और फॉल्स वाला रहता है ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट एक आंसर फिक्स रहता है, उसका आंसर बदला नहीं जा सकता।
चाहे वो MCQ हो, उसमें भी जो है 4 में से एक सही होता है, ट्रू फॉल्स है, इसका भी आंसर निश्चित होता है। तो ये था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि इसमें आंसर निश्चित होता है, उसी में से आपको चुनना रहेगा, सही गलत करना रहेगा, जो भी करना है। अगला है अति लघुतरात्मक प्रश्न, मतलब इन प्रश्नों को आप जो है छोटे से छोटे फॉर्म में इनका आंसर देना है और इसमें जो है कम से कम वर्ड यूज किया जाता है। और लघुतरात्मक प्रश्न जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, ये ऊपर वाला आपका ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, और ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। मतलब इसमें आपको शॉर्ट आंसर आपको लिखने रहते हैं। और जो अगला अंतिम प्रकार है निबंधात्मक प्रश्न यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें आपको एकदम पूरा यस से लिखना है, बड़ा बड़ा जो आप पन्ने भर भर के जो है एग्जाम्स में लिखते हैं वो आपका निबंधात्मक या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। तो बढ़ते हैं आगे। आइए अब एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं को देखते हैं। अच्छे परीक्षण की विशेषताओं में सबसे पहले जो परीक्षण हो रहा है, जो टेस्ट हो रहा है, उसकी वैधता होनी चाहिए। मतलब जो भी आपका प्रश्न पत्र बनाया गया है बच्चों के लिए, वो जो प्रश्न पत्र है वो एकदम वैलिड होना चाहिए। वैलिड का मतलब कि अगर आप बच्चों का टेट का एग्ज़ाम है तो उसमें जो है शिक्षक से रिलेटेड ही, शिक्षण से रिलेटेड ही प्रश्न आए, न कि उसमें SSC या UPSC के प्रश्न डाल दिया जाए। साथ ही अगला जो पॉइंट है विश्वसनीयता, मतलब जो आपका टेस्ट बनाया गया है, जो टेस्ट के लिए पेपर बनाया गया है वो विश्वसनीय हो, उसमें जो भी पॉइंट हो वो एकदम सत्य हो, उस पर विश्वास किया जा सके, ऐसा रहे। और साथ ही उसकी वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। मतलब जो पेपर बना हुआ है उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर कोई एक टीचर जांच रहा है तो भी वही उत्तर आए, दूसरा टीचर जांचे तो भी, मतलब सभी के लिए वो जो है सेम आंसर आए, उसी को वस्तुनिष्ठता कहा जाता है। साथ ही जो प्रश्न पत्र हो एक मानक के अनुरूप बनाया जाए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि इतना इसमें जो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, इतना शॉर्ट आंसर, इतना लॉन्ग आंसर, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। अगर विषय है तो इस विषय में किस पार्ट से कितना जो है प्रश्न आना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होता है, तो उस स्टैंडर्ड के अनुसार वो परीक्षण होना चाहिए। और साथ ही जो परीक्षण लिया जा रहा है उसके जो प्रश्न हैं वो व्यवहारिकता वाले प्रश्न होने चाहिए। मतलब वो जो प्रश्न होते हैं वो जीवन से जुड़े होने चाहिए। तो ये थी एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं। तो बढ़ते हैं आगे। अब आइए इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर कोई क्वेश्चन से कन्फ्यूजन रहेगा तो उसको भी आप कमेंट कर दीजिए। तो आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, स्तर पर बच्चों की भाषा, यहाँ पे प्राथमिक होना चाहिए कि जो है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? तो ऑप्शन नंबर 1 है पोर्टफोलियो, ऑप्शन नंबर 2 है लिखित परीक्षा, ऑप्शन नंबर 3 है जांच सूची, ऑप्शन नंबर 4 है प्रश्नावली। तो आपको बता दें कि अभी हमने आपको ये बहुत सारे मेथड्स बताए हैं, जिसमें हमने बताया कि जो पोर्टफोलियो होता है ये बच्चों का जो प्रोग्रेस होता है उसी के संबंधित एक रिपोर्ट होती है, एक बच्चों के रिगार्डिंग एक पूरी फाइल होती है जिसमें उसका पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसा है, बाकी चीज़ों में कैसा है। तो इसीलिए चूँकि बच्चे की भाषा आकलन करना या कुछ भी आकलन करना हो तो सबसे पहले जो है पोर्टफोलियो को महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसमें सारा सब कुछ आ जाता है। बाकी लिखित परीक्षा तो इसमें जो है आपका एक ही पक्ष का मापन हुआ है। जांच सूची में कुछ जो है फैक्ट्स होते हैं उन्हीं की जांच हो पाती है, उसी पे टिक टिक करना रहता है। और प्रश्नावली है तो वो भी एक प्रकार का परीक्षा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुनने और लिखने की
कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो मतलब अगर बच्चों के सुनने और लिखने कौशल का आकलन इवैल्यूएशन करना है तो कौन सा तरीका अच्छा है, इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सुनी गई कहानी को शब्द से दोहराना। ऑप्शन नंबर 2 है कविता सुनना और शब्द से लिखना। ऑप्शन नंबर 3 है कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। और ऑप्शन नंबर 4 है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। तो आपको बता दें कि अगर बच्चा सुनी गई कहानी को शब्द से लिख दिया तो एक तरीके से रट्टा मार रहा है, और वही चीज़ यहाँ भी है, कविता को सुन के शब्द से उसी तरीके से लिख रहा है, तो ये भी एक तरीके का रट्टाफिकेशन ही है। और कविता सुनकर बच्चों के उत्तर लिखवाना, तो ये भी जो है सुनकर लिखवाना, वो भी जो है उसी के सिर्फ उत्तर लिखवाने हैं। उससे बेहतर ऑप्शन ये है कि सुनी गई जो कहानी है उसे जो है अपने शब्दों में लिखवाना। जो बच्चा कहानी को सुना है और उसी कहानी को जब वो अपने शब्दों में लिखेगा तो यहाँ से अगर वो कहानी को सुन रहा है तो सुनने कौशल का विकास होगा, और उसके बाद सुन के अपने शब्दों में लिख रहा है तो उसका जो है लेखन कौशल का अच्छे तरीके से विकास होगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है। मतलब ये जो है 3 पॉइंट दिए गए हैं, इन तीनों पॉइंट्स में से आपको देखना है कि इन तीनों पॉइंट्स में से कौन से ऐसे पॉइंट जो सतत और व्यापक मूल्यांकन के उपकरण या फिर साधन हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है निरीक्षण। तो क्या अभी आपने निरीक्षण पढ़ा है सतत और व्यापक मूल्यांकन में? साथ ही ऑप्शन नंबर बी है प्रश्नावली। ऑप्शन नंबर सी है जांच सूची। तो जी हाँ, सतत और व्यापक मूल्यांकन में निरीक्षण भी होता है, प्रश्नावली के द्वारा भी बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है और जांच सूची का भी इस्तेमाल होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जा रहा है उपरोक्त में सभी। बाकी केवल ए, केवल बी, केवल सी ये गलत हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। मतलब इन चारों ऑप्शंस में से आपको ये देखना है कि जो बच्चों की लिखने की क्षमता होती है उसका जब आकलन इवैल्यूएशन किया जा रहा है तो आप इन चारों पॉइंट में से सबसे कम महत्वपूर्ण किसको मानते हैं। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मानक वर्तनी। मतलब जो बच्चा लिख रहा है उसमें एकदम एग्जैक्ट जो है वर्ण होने चाहिए। या फिर जो है ऑप्शन नंबर 2 है विचारों की स्पष्टता। मतलब बच्चा जो कुछ भी लिख रहा है उसके विचार एकदम स्पष्ट होने चाहिए। जो भी बच्चा लिखा है उसमें मौलिकता होना चाहिए या फिर उनकी कल्पनाशीलता। तो आपको बता दें कि लेखन क्षमता के आकलन में जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो मानक वर्तनी है। क्योंकि बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो ये देखा जाता है कि उसके जो विचार हैं वो एकदम स्पष्ट होने चाहिए, उसके विचारों में मौलिकता हो, उसके विचार ओरिजिनल हों और साथ में वो कल्पनाशील भी रहे। बच्चा चीज़ों को नई नई चीज़ों को सोचे, नई नई विचारों को लाए कक्षा में। लेकिन कभी भी लेखन क्षमता में सिर्फ ये उद्देश्य नहीं रहता है कि बच्चा सिर्फ मानक वर्तनी का ही उपयोग करे। तो यहाँ पे लेखन क्षमता के आकलन में जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो मानक वर्तनी ही है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अभी आपको हमने बताया है कि जो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, या फिर मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, या फिर सत्य असत्य। तो अभी आपको हमने बताया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न वे प्रश्न होते हैं या तो इसमें जो है MCQ आएंगे या फिर ट्रू और फॉल्स वाले आएंगे। तो जी हाँ,
यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जा रहा है कि सत्य या असत वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आपको प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनकी पढ़ने की क्षमता का आकलन करना है। तो इन चारों में से किस प्रकार की जो सामग्री है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहेगी। तो आइए इन ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि आतंकवाद पर आधारित निबंध। ऑप्शन नंबर 2 है बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। या फिर ऑप्शन नंबर 3 है पाठ्य पुस्तक। या ऑप्शन नंबर 4 है औपचारिक पत्र। तो आपको बता दें कि बच्चा भी प्राथमिक स्तर पे, छोटे स्तर पे उसको आतंकवाद पे निबंध लिखवाने से आप उनकी पठन क्षमता का उतना बढ़िया आकलन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको इतनी चीज़ें नहीं पता होती आतंकवाद के बारे में। लेकिन अगर बच्चों को बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी लिखनी कहेंगे, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों का बाल साहित्य में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो यहाँ पे उनकी पठन क्षमता का ज़्यादा अच्छे से आकलन हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। मतलब आप एक जो है प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं और आप क्या कर रहे हैं, सतत और व्यापक रूप से आकलन कर रहे हैं, तो किस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 है कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। ऑप्शन नंबर 2 है लिखित प्रश्न पत्र। ऑप्शन नंबर 3 है पाठ से देखकर सुलेख लिखवाना। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आप सतत और व्यापक आकलन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, आप ये देखेंगे कि बच्चे जो भी भाषा है वो विभिन्न संदर्भ में किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। मतलब बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में जो भाषा प्रयोग की क्षमता है, इसी के द्वारा बच्चों का सतत और व्यापक आकलन सबसे अच्छे तरीके से हो पाएगा। बाकी सूत्र लेखन के द्वारा भी नहीं, लिखित परीक्षा के द्वारा नहीं, और पाठ से सुलेख देखकर लिखना इसके द्वारा भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।